गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम मैथ्स बोल दूँ या फिर बोल दूँ कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों आप कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो या अदर स्टेट का कोई पीएससी दे रहे हो, तो सबसे एक चीज़ याद रखना, आप कौन से पेपर देते हो? ऑब्जेक्टिव। तो मतलब कंपटीशन एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसका आंसर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आपके आंखों के सामने होता है, बट आपको पहचानना होता है। पहचान कैसे होगी? जब आपको नंबर बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे, कि नंबर की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, तो आप आंसर टिक करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा। कैसे देखते हैं? इस नंबर सिस्टम चैप्टर में अपन क्या क्या चीज़ सीखेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले अपन जानेंगे भाई नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स के बाद में अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है। अपन को नंबर दे रखे होते हैं और उनसे ये पता करना होगा भाई कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपन सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। फिर देखेंगे यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर थ्योरम। यूनिट डिजिट क्या होती है, इकाई अंक क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर रिमाइंडर, किसी भी नंबर में दूसरी संख्या का भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या सेसफल क्या आता है वो चीज़ देखेंगे। और उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरम्स है, क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है और कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर आपको सिखाया जाएगा नंबर सिस्टम के पार्ट में कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर अपन आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, उनके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है और कौन से अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। एसएससी कौन से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंट पूछती है, उनकी ट्रिक क्या है, क्या मेथड है, सब चीज़ अपन देखेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, दिखने में बहुत लेंदी होते हैं क्वेश्चंस। यदि आपको उनके फॉर्मूले पता है तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। और फॉर्मूला पता होना ही सब कुछ नहीं होता, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं मैं ये आपको सिखाऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में देखेंगे पावर इंडाइसिस इंसर्ट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नंबर्स। नंबर्स होते क्या है, तभी अपन नंबर सिस्टम पढ़ पाएंगे। कि जब नंबर ही नहीं पता तो नंबर सिस्टम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, नंबर्स होते क्या है। ठीक है, नंबर्स में सबसे पहली चीज़ आती है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि आपने बचपन में भी बहुत पढ़ा होगा, ऐसे नंबर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एन। मतलब एन कहाँ से स्टार्ट है? एक से स्टार्ट है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिट। ठीक है, देखो चीज, नेचुरल नंबर क्या होता है? एन से डिनोट करते हैं और उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एक से लेके और जाएगा किधर? प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि नंबर जैसे जैसे बनते गए अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे। कि जैसे पहले नेचुरल नंबर बनाए तो नेचुरल नंबर के बाद में उनको कुछ रियलाइज़ हुआ होगा भाई इस नंबर में ये कमी रह गई, तो वो नंबर ऐड होते गए और नए नंबर बनते गए। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं बोलता हूँ एक से लेके प्लस अनंत तक। स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है जो केवल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशंस और इन वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। कि प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे एन से दर्शाया जाता है। वही सेम चीज़ कहाँ से लेके? एक से लेके प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। क्या? इवन नंबर या सम संख्याएं। बहुत इजी है कि ऐसे नंबर जिसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो? 2, 4, 6, 8 और 10 या 0, उनको क्या बोलते हैं अपन? इवन। या फिर दूसरी टर्म में बोल दूं, ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग पूरी तरीके से जाए या दो से टू से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो उनको बोलते हैं इवन। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, मतलब जिसमें दो का भाग जाए वो इवन नंबर होता है। यह बहुत अच्छी तरीके बचपन में पढ़ा भी था कि ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ओड नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 9। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो
दो से विभाजित नहीं होती हो या दो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब वही से द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये लिखा ना, आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो इवन और ऑड का पता लग गया कि आप उसको यूनिट डिजिट से भी डिफाइन कर सकते हो, इकाई अंक से भी बता सकते हो कि भाई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, या 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर को अपन कितने भागों में बांटा? दो भागों में, इवन और ऑड। ठीक है, केवल डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। देखो होल नंबर, अब होल नंबर की क्यों जरूरत है? जब नेचुरल नंबर इन्वेंट हुए होंगे, नेचुरल नंबर में एक चीज देखा गया कि भाई नंबर तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? एक से लेके प्लस इन्फिनेट। तो नंबर एक से लेके प्लस इन्फिनेट थे, थोड़ा टाइम बाद रियलाइज हुआ उनको कि भाई इसमें जीरो छूट गया, तो उन्होंने क्या किया? नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया। जो अपन ने नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, इसमें क्या किया उन्होंने? केवल जीरो ऐड किया। तो ये फिर क्या हो गया? ये आपका हो गया होल नंबर। ये चीज समझ में आई? मतलब नेचुरल नंबर पढ़े थे अपन, नेचुरल नंबर में क्या था? एक से लेके प्लस इन्फिनेट तक जितने भी नंबर थे वो सारे नेचुरल थे, और उसमें क्या चीज ऐड कर दी? जीरो और ऐड कर दी। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई जीरो अपन ने तो काउंट में लिया ही नहीं था, तो उन संख्याओं को क्या बोल देंगे? होल नंबर। और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से। यही चीज बोलिए, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर then it is form a set of whole number, it is denoted by w, 0 1 2 3 कहाँ तक? प्लस इन्फिनेट तक। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जीरो ऐड हो गया तो ये नंबर हो गया होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? देखो अपन ने नंबर पढ़े, मैं बोलता हूं पूरी संख्या को मैं नंबर लाइन पे डिनोट करूं, देखो नंबर सिस्टम में बोलता हूँ जीरो से कहाँ तक हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनेट तक। अब देखो होल नंबर पढ़े तो कहाँ से काउंटिंग थी? जीरो से स्टार्ट। मैं बोलता हूँ ये पूरी जो अपन लाइन बना रहे हैं, रिप्रेजेंट नंबर लाइन बनाई है, इसे कहाँ से काउंट हो रही है? देखो जीरो से लेकर तक कहाँ तक जा रही थी? प्लस इन्फिनेट तक। फिर अपन को और रियलाइज हुआ कि भाई सब कुछ नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नेगेटिव हो, ऋणात्मक नंबर हो, वो तो अपने काउंटिंग में थे ही नहीं, तो फिर उनको भी ऐड किया गया। -1, -2, -3, -4, -5, -6, कहाँ तक? ये इन्फिनेट तक। तो उन संख्याओं को क्या बोल दिया गया फिर? इंटेजर या पूर्णांक। भाई पहले के अंक पूर्ण नहीं थे, तो उनको पूर्ण अंक करने के लिए क्या चीज और ऐड की गई? नेगेटिव के नंबर भी ऐड किए गए। तो यहां से पता चल गया कि जीरो से लेके यहां तक देखो ये क्या थे आपके? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, और ये जीरो ऐड हो गया इसके साथ में, तो फिर क्या हो गया? ये होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन ने होल नंबर पढ़ लिया कि होल नंबर के बाद में चीज़ें अपन को और पता लगी, जैसे जैसे ज़रूरत हुई कि भाई नंबर ऐसे छूट गए जो नंबर नेगेटिव थे, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया, तो क्या हो गया आपका? इंटीजर। यही इसकी डेफिनेशन है, व्हेन इन द सेट ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर विद द नेगेटिव साइंस आर इंक्लूडेड, मतलब जो नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर डिनोटेड बाय आई और जेड, अलग अलग होता है, कुछ इसको आई से डिनोट करते हैं, कुछ जेड से करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जेड रहता है, तो जेड को कैसे डिनोट करेंगे कि माइनस इन्फिनेट से लेके कहाँ तक? प्लस इन्फिनेट तक। ठीक है, पूर्णांक में यही चीज है कि जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह वाली प्राकृतिक संख्याएं शामिल की जाती है तो वो क्या होती? पूर्णांक। ठीक है, आगे बढ़े।
देखो नंबर की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, नंबर का नाम चेंज होता गया और जो मॉडिफिकेशन करने थे उन्होंने मॉडिफाई करते गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर लगा इसमें जीरो छोड़ दिया, तो जीरो को ऐड कर दिया, नंबर क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर जब पढ़ने स्टार्ट किया तो उनको पता लगा कि भाई इसमें तो अपन ने नेगेटिव नंबर भी छोड़ दिए, तो नेगेटिव नंबर को इंक्लूड किया तो नंबर क्या हो गए, इंटेजर। और यहाँ पर भी नंबर अपने आप में कंप्लीट नहीं रहे होंगे, आगे जैसे जैसे चलेंगे अपन क्लास में तो देखेंगे भाई क्या ज़रूरत पड़ी होगी तो फिर नंबर नए आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, इंटीजर्स का तक ही पढ़ा, इसमें एक चीज़ हो जाती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर, या बोल दूं ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ दो ही संख्याओं का भाग जाता हो, एक तो संख्या खुद और या फिर एक। देख, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द नेचुरल नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन, उसके मतलब ऐसे फैक्टर नहीं हो किसके, एक और वो संख्या खुद। तो वही मैंने बताया है कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, कौन से, एक तो संख्या खुद और एक, और इसी में यही चीज बोली गई है, कॉल प्राइम नंबर। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली देमसेल्व्स और वन, मतलब उस संख्या में सिर्फ दो ही संख्या का भाग जा सकता है, एक तो वो संख्या खुद या फिर एक। ठीक है, उन्हीं नंबर को बोलते हैं प्राइम। तो प्राइम की अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, भाई ये प्राइम है कि नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ देखते हैं अपन। ठीक है, यदि कोई नंबर दे रखा है उसमें उस संख्या के अलावा केवल एक का ही भाग जाए तो प्राइम कहलाता है। एग्जाम्पल देखो क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11। अब देखो ये नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। ठीक है, अपन देखें यहाँ पे, दो में किसका भाग जा सकता है, दो में एक का जाएगा और दो का जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं जा सकता। फिर तीन का देखो, एक और तीन। पाँच में देखो, एक और पाँच। सात में देखो, एक और सात। ठीक है, 11, एक और 11। अब देखो आप बोल रहे होंगे सर ये तो आप ओड नंबर ले रहे हो, मैं बोलता हूँ 9 लेता हूँ, तो देखो चेक करते हैं, 9 में किसका भाग जाता है, एक का जाएगा, तीन का जाएगा और 9 का जाएगा। तो 9 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखो क्या ब्रीच हो रही है, क्या कि नंबर, प्राइम नंबर के लिए क्या चीज़ सीखी कि भाई दो ही संख्या का भाग जाना चाहिए, एक तो एक और दूसरी वो संख्या को। तो इसमें क्या है, एक संख्या एक्स्ट्रा का भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है, तो ये संख्या प्राइम नहीं हो सकती। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था भाई ऐसी संख्या सिर्फ जिसके दो ही फैक्टर हो, यहाँ फैक्टर कितने हो गए, एक दो तीन, तो तीन वाला तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़े। देखो प्राइम नंबर्स होते क्या है, एक से लेके 100 तक मैंने एक टेबल बनाई है, प्राइम नंबर कौन से हैं। ठीक है, उनको अलग से कलर कर रखा है, जो बॉक्स में दिख रहा ना, ये 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 29। अब एक चीज़ देखो, मैं वन को देखता हूँ तो वन से एक चीज़ बताना मुझे, वन प्राइम है क्या। ठीक है, प्राइम की क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा नंबर जिसमें एक का भाग जाए और संख्या खुद का जाए। ठीक है, अब एक में क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये एक अलग है, वो नंबर खुद है, तो ये चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, एक प्राइम नहीं है, प्राइम में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो फिर प्राइम स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सारे नंबर एक से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब। और कई बार कंपटीशन में क्या, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक से लेके 100 तक कितने प्राइम हैं, तो इसको याद कर लो। देखो कितने हो गए, ठीक है, ये आपके 25 होते हैं, ये याद रख लो, आप नोट लिख लो, कुछ भी लिख लो। एक से लेके 100 तक प्राइम कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो अपन को याद होना चाहिए एक से लेके कितने प्राइम होते हैं, 100 तक 25। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप चीज़ देखोगे कि देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 29, 31 जितने भी प्राइम आ रहे हैं सब क्या है, ओड नंबर एक्सेप्ट 2। यदि मैं दो को छोड़ दूं, दो के अलावा बात करूं, तो जितनी भी टेबल में है प्राइम नंबर आ रहे हैं वो क्या है,
सब ओड नंबर है। और आगे कोई से भी आप चेक कर लो, यदि 12 लेते हो, 14 लेते हो, 36 लेते हो, कुछ भी नंबर लोगे तो नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक तो संख्या खुद, और एक इसके अलावा 2 का क्या हो जाएगा, उसमें 2 का भी भाग जाएगा, तो इवन नंबर नहीं ले सकते। तो एकमात्र आपका इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यदि आपको कंसेप्ट पता है, वैसे सबको पता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा कि 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, बट याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो अपन को इसका आंसर आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से 2 ही चीज़ें याद रखनी है इस टेबल से, कि भाई 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, दिए गए नंबर्स में से कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस देखते ही पता लगना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखा तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि भाई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, इवन सिर्फ एक ही नंबर है जो प्राइम हो सकता है, वो 2। तो मैं 2 ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं 54 और 68, इनके बारे में देखूंगा अभी नहीं। ठीक है, ऐसा करने के भाई 2 इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकते, मैंने 2 ऑप्शंस काट दिए। अब ऑप्शंस कितने में से चेक करूंगा मैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में से। ठीक है, यदि मैं चारों चेक करता तो टाइम लगता, तो मुझे देखते ही पता लगे भाई 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकते। यही स्मार्टनेस है, यही टाइम बचता है। ठीक है, अब देखो 39, 39 में किसका भाग जाता है, 39 में एक तो 1 बोल देता हूँ, दूसरा 3, 13 और 39, तो ये नंबर भी प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम कौन सा होगा, 89। 39 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। और प्राइम नंबर में हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी, भाई प्राइम नंबर है तो उसके सिर्फ फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 के ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 89 आंसर हो गया। 89 चेक भी कर सकते हो आप, 89 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 89। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाइड द प्राइम नंबर। आपको 3 नंबर दे रखे हैं और आपको पता करना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। ठीक है, तो जब नंबर बड़े होते हैं तो अपन कैसे पता करेंगे कि भाई नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, या मेथड बोल दो, कि भाई ये नंबर देखो किसके पास है, 190 के आसपास है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका वर्ग या स्क्वायर 190 हो, बिल्कुल है। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। ठीक है, तो 196 14 का वर्ग है। आप 1 से लेके 14 तक नंबर से चेक कर लो, यदि डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, ये प्राइम नहीं होगा। और यदि 1 से लेके 14 तक नंबर में ये डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से 14 तक सारे इवन नंबर तो हटा दो, कि इवन कोई होता भी नहीं है प्राइम। ठीक है, 1 से चेक तो सब में जाएगा। फिर देखो 3 का है क्या, 3 की डिविजिबिलिटी से पता लग जाएगा कि 1911, इनका एड सम करते हैं तो क्या आता है, देखो 9 1 10 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 9 1 10 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 18 1 19, ये भी नहीं है। 3 से चेक कर लिया। देखो नंबर किस किस से चेक करेंगे, देखो अपन बताता हूँ आपको, 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, जब 1 से तो अपन चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 से कर लिया, तो यदि किसी संख्या का 3 से भाग नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली बात है 9 का तो नहीं जाएगा। 9 3 का ही तो फैक्टर है, मतलब 9 में 3 का भी भाग जाता है। तो 5 का क्या होता है, इकाई अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 का भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अपन चेक किसका करेंगे, 7 11 और 13 का। ठीक है, ये नंबर 191, 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 7 से तो चेक हो गया। ठीक है, 11 का देखो, 11 81 नहीं, 11 87 89, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। तो ये तीनों नंबर आपके क्या है, प्राइम है, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता लगा कैसे चेक करते हैं, मैं एक नंबर का दिखा देता हूँ, 191 का चेक कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए। 191 में क्या, एक का तो कोई भाग दो नहीं, दो कोई पड़ता, फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है एक से। ठीक है,
अब देखो 3 की चेक कैसे करते हैं, बोलता हूँ भाई जो जो नंबर दे रखा है उसके डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड हो रहा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 191 डिजिट का सम कितना होगा 11, तो 11 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि भाई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो ये तीनों में से कोई भी 5 नहीं है, तो 5 का भी चेक नहीं करेंगे। 7 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो 191 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता है, जैसे 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है। 14 कितनी बार, 2, और ये 51, 49, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 से भी नहीं है। अब 9 का चेक करेंगे, 9 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने 3 का चेक किया, यदि कोई संख्या 3 का ही भाग नहीं जा रहा तो 9 का तो चेक करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर 11 का चेक किया, देखो 191 कितनी बार, एक बार, 81, 81 नहीं हुआ, 77 तक लास्ट जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से भी नहीं है। ऐसे ही 13 से भी चेक करोगे तो नहीं है। जब नंबर कोई फैक्टर, इससे छोटे फैक्टर जितने भी चेक कर लिया डिविजिबल नहीं है, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, ये नंबर प्राइम है, और इसमें सिर्फ किस संख्या का भाग जाएगा, 2 ही संख्या का, एक और वो दूसरी संख्या क्या हो गई, वो खुद, ठीक है। ऐसे दोनों संख्या भी सेम है, आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, ठीक है। नंबर देखो इजीली बताता हूँ मैं आपको कि 40 से लेके 50 के बीच में, तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी, 41, 42, 43, 44, और कहाँ तक, 49 तक। एक चीज़ बताओ कि अपन ने स्टार्टिंग में ही ये बहुत बोल दी थी, मैंने क्लास जब स्टार्ट अपने प्राइम नंबर पढ़े थे कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो वही सब आगे मैं प्राइम नंबर जब चेक करूंगा तो इवन नंबर लूंगा क्या मेरी कैलकुलेशन में, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर चेक करूंगा, केवल और केवल ओड नंबर। तो 41 से लेके 49 तक कितने ओड नंबर है, 43, 45, 47 और ये 49, ठीक है। अब चीज़ देखना, एक 45 क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 49 आपको पता है किससे होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो ये भी नंबर डिविजिबल है। अब नंबर 3 बचे हैं, तीनों का चेक कर लेते हैं। 41 किससे डिविजिबल है क्या, कहाँ तक चेक करेंगे, देखो 40 के आसपास है, ऐसा कोई नंबर है जो 40 के आसपास हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, किसका होता है, 6 का 36, 7 का कितना होता है 49, तो अपन मैं 7 ले लेता हूँ 49। तो 1 से लेके 7 तक जितने भी ओड नंबर होंगे उन सब से चेक करेंगे कि भाई इसमें डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, 3, 5 और 7, ठीक है। 5 नहीं करेंगे क्योंकि 5 से तो है ही नहीं। 3 का देखो, 4 प्लस ए कितना होता है 5, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, और 4 प्लस 7 कितना होता है 11, ठीक है। तीनों संख्याओं के सम में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से देख लो, 7 की टेबल से ही पता लग रहा है कि 7 की टेबल में तीनों नंबर कहीं पर भी नहीं आते, तो नंबर कितने हो गए प्राइम, 1, 2 और ये 3। आंसर क्या आ गया आपका, सी, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्राइम लाइंग बिटवीन 400 टू 430। तो कहाँ से देखेंगे अपन, 401 से लेके 429। सबसे पहले क्या ऑप्शंस करते ट्राई अपन, कि जितने भी इवन नंबर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो नंबर लिख लेता हूँ जो ओड बचते हैं, ठीक है। 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, और ये हो जाएगा आपका 419। फिर 421, 423, 425, 427 और 429, ठीक है।
अब देखो नंबर सारे अपन किसके आसपास कैलकुलेट कर रहे हैं, 400 के आसपास। तो 400 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 20, या फिर बोल देता हूँ 21। ठीक है, तो 21 का पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। ये नंबर 441 से है, कम ही है सारे। तो अपन बोल सकते हैं भाई 20 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सब से मैं डिवाइड करके चेक कर लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहले सिंपल चीज़ दिख रही है सबसे पहले अपन उसको एलिमिनेट करेंगे कि देखो ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो 3 नंबर तो ये हट गए। ठीक है, 1 से लेके 20 तक कौन कौन से नंबर है प्राइम, 3, 5 का चेक नहीं करेंगे, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, आगे बढ़े। देखो सबसे पहले अपन 3 की चेक करते हैं, 3 की डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, जितने भी अपन को डिजिट दे रखे हैं उनका सम चेक कर लो, यदि सम में 3 से का भाग जा रहा है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 + 1 5, 4 + 3 7, 4 + 7 11, 4 + 9 13, 4 + 2 6, मतलब 6 में 3 का भाग जा रहा है तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 8, 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 10, 14, ये हो जाएगा आपका 6, 7, 5 और 9, 9 में 3 का भाग जाएगा तो ये नंबर भी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, देखो 6, 13 और ये 6, 15, 15 में भी 3 का भाग जाएगा तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। ठीक है, नंबर इतने सारे कैंसिल हो गए। फिर अपन 3 से चेक कर लिया, आप 7 से चेक करते हैं। देखो 7 से कैसे चेक करेंगे, भाग देके कि 7 × 5 कितना होता है, 35, 35 40 में से लेस होएगा तो 51, 51 में भाग नहीं जाता, 53 में भी नहीं जाता, 57 में भी नहीं जाता, 59 में भी नहीं जाता 7 का भाग। ये कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, 63 में भाग जाता है। और यहाँ देखो 69 में भाग नहीं जाएगा, अगेन 71 नहीं, और इसमें 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 7 की भी अपन ने चेक कर ली। 11 की देख लेते हैं। ठीक है, 11 की कौन सी जाएगा इसमें, 33, 71 नहीं, और ये हो जाएगा 33, 73 नहीं, 33, 77, इसमें 11 का भाग जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा क्या, 11, 89 नहीं, 11, 33, ये हो जाएगा 79, 89 नहीं जा रहा। ठीक है, अब 13 का चेक करते हैं। 13 का जाएगा क्या इसमें, 39, 39 फिर 11 नहीं, और ये 39, 13 ये चला जाएगा। ठीक है, अब कितने नंबर बचे हैं, देखो 1, 2, 3 और ये 4। आप चेक कर लो आगे का भी, तो आंसर वही आएगा। ये चारों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो गया अपना, थोड़ा लेंदी था, केवल आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए भाई चेक कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 44, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोला, 3 अलग अलग नंबर है और इन तीनों का 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, तीनों का सम कितना है, 44। मैं बोलता हूँ 3 नंबर ले लेता हूँ, x, y और z, और इन तीनों का सम मतलब तीनों का टोटल कितना है, 44। x, y, z तीनों क्या है, अलग अलग नंबर है। तो एक चीज़ बोला कि भाई बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है। तो ये कब पॉसिबल है सबसे बड़ा नंबर, मैं बोलता हूँ z मेरा सबसे बड़ा नंबर है। तो z सबसे बड़ा कब होगा, जब बाकी दोनों नंबर सबसे छोटे होंगे। ठीक है, एक चीज़ समझ आई, z कब बड़ा होगा, z तब बड़ा होगा जब मेरे बाकी दोनों नंबर सबसे छोटे होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, x और y सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया ये नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है या
भिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा होता है 2। अगला कौन सा हो गया? 3। ठीक है, इन दोनों का सम 5 हो गया और z की वैल्यू क्या रखूं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 44। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 39। इन तीनों का सम कितना आ गया? 44। तो एक चीज़ देखो, क्या 39 प्राइम है क्या? क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब 3 अलग अलग प्राइम नंबर है। तो भाई 39 मेरा क्या है? प्राइम नहीं है। तो ये मैं आंसर नहीं दे सकता। फिर देखता हूँ अगला नंबर क्या है, कि सबसे छोटा हो गया 2, अगला 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। ठीक है, 2 + 5 कितने हो गए? 7। मैं क्या ऐड करूं कि मेरा सम कितना आ जाए? 44। इन 3 नंबर का सम कितना हो गया? 44। यही क्वेश्चन किस जो बोला है सब चीज़ सेटिस्फाई हो रही है क्या? देखो, 3 अलग अलग प्राइम नंबर, बिल्कुल 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, और इन तीनों का सम कितना है? 44। तो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर आपका क्या हो जाएगा? 37। ये चीज़ समझ आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कि जनरली स्टूडेंट यही कंप्लेन करते हैं कि सर प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो तो रटने होते हैं, वो आपको उनको पहचान करना, तो इस पे भी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बनते हैं, तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। 37 कैसे आया? 39 क्यों नहीं लिया? कि आपने 3 नंबर का सम 3 अलग अलग नंबर ले लिए, जिसमें 2 प्राइम था और 39 प्राइम नहीं था। तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि भाई 39 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90 एंड वन ऑफ द नंबर एक्सीड अदर बाय 30, देन द वन ऑफ नंबर इज। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, वही सेम चीज ले लेता हूं। 3 नंबर कौन से दे रखे हैं? एक्स, वाई और जेड। इन तीनों का सम कितना दे रखा है? जो क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, क्वेश्चन जो आपको बोलता है ना, उसको ओबे करो, आंसर अपने आप आएंगे। क्वेश्चन में वही स्टार्टिंग से क्या बोला? सम ऑफ 3 प्राइम नंबर एक्स प्लस वाई जेड। तो ये इनका कितना सम है? 90। यहाँ तक किसी को करने में दिक्कत? तो यही चीज़ होती है, आप कॉम्पिटिशन में आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, और एसएससी में आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, यही चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि जो क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। 3 नंबर है, तीनों का सम कितना दे रखा है? 90, और वन ऑफ देम एक्सीड अनोदर बाय कितना? 30। मैं बोलता हूँ एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या है? इससे 30 बड़ा है, 30 ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x + 30। मैं बोलता हूँ यही तो चीज़ बोली है कि वन ऑफ देम एक्सीड अनोदर बाय 30, मतलब उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है। मैं बोलता हूँ एक नंबर मेरा x है, तो दूसरा क्या होगा? x + 30, और तीसरा नंबर z है ही है। इन तीनों का सम कितना हो गया? 90। सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 2x + 30 + z बराबर क्या हो गया? 90। अब 30 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? साइन प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 2x + z, 90 में से 30 लेस किया तो कितना आ गया? 60। ठीक है, यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2x = 60 - z, या फिर x = 60 - z/2। ये चीज़ बताओ, ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया? 30 को इधर ट्रांसफर किया और माइनस किया, प्लस था तो माइनस, तो 90 में से 30 गया तो 60। तो क्या आया? 2x + z = 60। 2x, z को भी मैं उधर ले गया तो 60 - z। ठीक है, तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया कि x = 60 - z/2। अब एक चीज़ बताओ, ये नंबर है और बोला नंबर ही है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो यहाँ फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा नहीं। कि ऐसा नंबर है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, ये कब पॉसिबल है? और z एक प्राइम नंबर है, और 60 क्या है? 60 आपका इवन है। इवन में से क्या घटाएंगे? मुझे 2 का भाग देना है, तो नंबर क्या होना चाहिए? इवन होगा। मैं यदि इवन में से ही इवन घटाता हूँ तभी 2 का भाग दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? इवन। तो z की वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। और वो प्राइम नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। कैसे? कि अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जब अपन ने 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर पढ़े थे,
ठीक है। तो वहाँ आपको बताई थी कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इवन है कौन सा है? 2। ठीक है। 60 में से 2 जब लेस किया तो आंसर क्या आया अपना? 58 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये? 29। ठीक है। देखो x कितना आ गया आपका? 29। z कितना आ गया? 2। एक चीज और थी आपको पता हो तो, ठीक है, देखो x आ गया अपना 29, z आ गया 2। अपन तीनों को सोल्व करके भी y की वैल्यू निकालते तो कितना आती है? 59। और एक चीज और था, यदि क्वेश्चन में भी आपको याद हो तो, कि वन ऑफ द नंबर एक्सीड अनदर बाय 30, यहाँ पर ने लिया था। यदि ये x है तो ये कितना होगा? x प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 59। तो आंसर क्या हो गया आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। इस क्वेश्चंस को आपने सोल्व कर लिया तो भाई साहब आपका प्राइम नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट का सार आ गया इसी एक ही क्वेश्चन में। आगे बढ़ें तो प्राइम नंबर में अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर केवल डेफिनेशन है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यदि आपको ये वर्ड नहीं पता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ट्विन प्राइम में। क्या होता है? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। मतलब दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस यदि 2 है तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। आपने क्वेश्चन में पूछ लेंगे भाई कौन सा समूह ऐसा है या कौन सा पेयर ऐसा है जो ट्विन प्राइम है। यदि आपको ट्विन प्राइम वर्ड का मीनिंग मतलब है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2। यदि दो प्राइम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। कौन कौन से है देखो एग्जाम्पल बताते हैं। 3 5 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। 5 7 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देख लो कि दो जो प्राइम नंबर है कंटिन्यूस प्राइम, दो का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। केवल डेफिनेशन है और याद रखनी चाहिए। फिर आता है को प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं को प्राइम से। ये मान लेते हैं कि भाई प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा हरगिज़ गलत होगा आपका सोचना कि भाई प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझो और इसका मीनिंग क्या है को प्राइम का। टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। मतलब यदि दो संख्याओं के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको को प्राइम बोलते हैं, और उनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। यही मैंने बोला था कि को प्राइम है तो प्राइम होगा, ज़रूरी नहीं है। तो कौन से नंबर को प्राइम होंगे, कौन सा पेयर को प्राइम होगा, उसके लिए एक ही चीज़ डेफिनेशन है। यदि कोई दो नंबर दे रखे हैं उसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी नहीं है तो नंबर को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है। देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 9 और 16, 9 और 16 हो गया। तो 9 और 16 क्या है? नंबर प्राइम है क्या? नहीं, बट एक को प्राइम जरूर है। कैसे? देखो इसके फैक्टर करते हैं। 9 में किसकी संख्या का भाग जाता है? 1 3 और 9। 16 में किसका जा रहा है? 1 2 4 8 और 16। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अब यही चीज को प्राइम की डेफिनेशन है। यदि कोई दो संख्या है, दो नंबर में एक फैक्टर एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है तो संख्या क्या होती? को प्राइम या से अभाज्य संख्या। दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई सामान्य गुणनखंड नहीं होता, मतलब एक के अलावा कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है। दोनों के मैंने गुणनखंड किए, 1 3 9 और 1 2 4 8 16। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? केवल और केवल एक। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड तो क्या हो? सामान्य गुणनखंड एक हो तो उसको बोलते हैं से अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। ठीक है। डेफिनेशन याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट को प्राइम नंबर्स। ठीक है। क्वेश्चंस दे रखा है कि बोला भाई आपको 4 पेयर दे रखे, कौन सा पेयर क्या है? प्राइम नंबर, को प्राइम है या नहीं है। तो वही चीज़ देखेंगे, फैक्टर से चेक करेंगे। सबसे इजी क्या होता है?
5 का देखो दिख ही रहा मुझे, 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 का चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 5 का सम 6 है और 4 और 6, तो इसमें भी 3 का जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो 51 और 1441, इसका भी टोटल 6 है और इसका भी टोटल 6 है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 15 और 94। चेक कर लेते हैं 15 के फैक्टर क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ 1, 3, 5 और 15। 94 का क्या होगा, देखो 1, 2 और ये 47। कॉमन क्या है, केवल और केवल एक, तो यही को प्राइम हो गया। डेफिनेशन यही बोलती है कि भाई दो नंबर के बीच यदि कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड क्या हो, एक हो, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो, तो उसको बोलते हैं को प्राइम से भाज्य। और बाकी 3 ऑप्शन अपन ने क्या ट्रिक्स जो बोलते हैं, मेथड जो डिविजिबिलिटी का रूल है, उससे अपन ने डिवाइड करके चेक कर लिया, भाई 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा तो ऑटोमेटिक ही चॉइस आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ है छोटी छोटी जो अप्रोच जो आपको क्वेश्चंस में या एग्जाम में स्मार्ट बनाती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इन विच ऑफ द पेयर फॉलोइंग नंबर इज नन ऑफ द टू नंबर इज ए प्राइम बट द टू नंबर आर को प्राइम। क्या बोला है कि भाई आपको एक पेयर दे रखा है, इसमें कोई भी क्या हो प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में किस युग में कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या है से अभाज्य है। देखो क्या 21 और 35 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इस दोनों से देखने से ही पता लग रहा है दोनों में 3 का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और कोई ऑप्शन ऐसा है, देखो 19 और 27 चेक करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। कि ऑप्शन चेक करोगे तो हो सकता है ये को प्राइम हो, बट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक चीज़ बोल दी कि क्या है, विच ऑफ द पेयर फॉलोइंग नंबर नन ऑफ देम टू नंबर ए प्राइम, मतलब दोनों संख्याओं में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। 19 क्या है प्राइम, तो मैं चेक करूंगा क्या, नहीं, जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो भाई इसको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि इसमें 19 क्या है प्राइम। ऐसे देखो 11 और 17 क्या नंबर है, ये प्राइम संख्या है, तो इसको भी मैं चेक नहीं करूंगा। आंसर टिक क्या कर दूंगा 8 और 25। चेक भी कर लेते हैं। देखो 8 के कौन से फैक्टर है, 1, 2, 4 और 8। 25 के क्या हो जाएगा 1, 5 और 25। कॉमन क्या है एक, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के वर्डों पे भी हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। यदि कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि भाई 19 और 27 को प्राइम है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ को प्राइम है। 11 और 17 को भी बोलता हूँ को प्राइम है, तो मैं बिल्कुल बोलता सही है आंसर आपका, 11 और 17 भी आपस में क्या होते हैं को प्राइम। बट क्वेश्चन में एक चीज़ स्टार्टिंग में बोल दी कि भाई नंबर मेरा क्या होना चाहिए, दोनों में से भी कोई भी एक नंबर क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आंसर, यदि वर्ड मुझे पता है क्वेश्चंस क्या कहना चाहिए, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो सिली मिस्टेक बोलते हैं, यही होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, डिविजिबल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। नाम से ही पता लग रहा है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, जो अपन ने प्राइम पढ़ा था, प्राइम में क्या चीज़ थी, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ थी, उसके फैक्टर कितने होते हैं, दो, और या ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक फैक्टर होंगे वो आपके क्या कहलाएगा, डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर, विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। द होल नंबर विच आर डिवाइजिबल बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड डिविजिबल नंबर्स, और वी कैन से दैट नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर और डिविजिबल नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और मैंने आपको एक चीज़ बता दी, ऐसे नंबर जिसमें दो से अधिक ज़्यादा फैक्टर हो या गुणनखंड हो, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये याद रखना है कि ऐसे नंबर जिसमें दो से अधिक, यदि एग्जैक्टली दो है तो क्या हो गया, दो फैक्टर है तो वो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, और दो से अधिक है तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या। ठीक है,
स्टार्टिंग में देख लिया, वन इज एन आइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक आपका क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, भाज भाज्य संख्याएं सम या विषम हो सकती है। ठीक है, सॉरी। देखो आगे, देखो आगे चलते हैं और देखते हैं डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्राइम पढ़ा था तो आपको मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो उनको प्राइम बोलते थे। तो कंपोजिट नंबर के केस में क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन देख लो कि द होल नंबर which are divisible by the number other than itself and one are called divisible numbers, and then we can say that which are not the prime number are composite number or divisible number। एग्जाम्पल देख लो 4, 6, 9 और 15। ठीक है, ये अपन ने जब प्राइम नंबर पढ़े थे तो एक के बारे में बताया था कि एक क्या है आपका, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर भी नहीं है, और कंपोजिट नंबर आपके इवन और ऑड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेशनल नंबर या प्रमेय संख्याएं क्या होती है। अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए। एक चीज़ पता लगी अपन को भाई, जैसे जैसे नंबर इवोल्व हुए या ज़रूरत पड़ी वो नंबर अपने आप में पूर्ण नहीं थे, तो फिर नए नंबर का ईजाद होता है, फिर एक नया नंबर निकल के आता है। देखो इंटीजर तक अपन ने क्या पढ़ा, यदि जो पढ़ा है उसको मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो कैसे दिखते हैं सारे इंटीजर्स, ये नंबर लाइन हो गई, इसको बोल दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इन्फिनिट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कहाँ तक, प्लस इन्फिनिट तक। और ऐसे ही नेगेटिव नंबर लिखते थे अपन कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट तक, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, ये सारे इंटीजर को अपन ने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। बट इंटीजर के क्या देखो लिमिटेशन थी कि अपन को कुछ नंबर ऐसे मिले थे इनके बीच में, जैसे सपोज करो कोई भी नंबर के 3 पार्ट होने, एक के 3 टुकड़े होने, तो कितना 1/3। तो 1/3 को इस नंबर लाइन पे आप कहाँ डिनोट करते थे, 1/3 को करते थे आप, 1/3 क्या होगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ कोई कोई नंबर होगा। बट ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो फिर एक नंबर की जरूरत पड़ी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको बिन के रूप में दर्शाया जा सके, या फिर ऐसे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में दर्शाया जा सके और q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। यही इसकी डेफिनेशन है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p एंड q आर इंटेजर एंड को प्राइम, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और q किसके बराबर नहीं है, ये आपको बोल रखा है 0 के बराबर नहीं है। देखो को प्राइम का मतलब आपको पता है कि p और q दोनों क्या है, को प्राइम, मतलब ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, तो उसको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर। देखो एग्जाम्पल देख लो, 4/5, 5/1, 5/1 क्या होता है, 5 होता है। तो जितने भी इंटीजर है उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन को, बस केवल डेफिनेशन से याद रखनी है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां q किसके बराबर नहीं हो, 0। यदि मैं q को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिट, जो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर, फिर वही चीज़ देखो वापस यही बताता हूँ, अब जितने भी फ्रैक्शन वाले थे वो तो एडजस्ट हो गए, कुछ नंबर ऐसे थे उसके बाद भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एक नए नंबर की जरूरत पड़ी, इरेशनल नंबर, या बोल दूँ ऐसे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता,
या फिर जितने भी अनरूट या जो सर्ट्स की वैल्यू आती है या पाई की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। केवल याद रखने के हिसाब से याद रखो, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज द रेशनल नंबर, और या फिर द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर कॉल्ड इरेशनल या अप्रिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बताओ? क्या अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर है? ठीक है, अभी तक मैं बोल रहा हूँ जितने भी नंबर पढ़े हैं अपन ने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर। तो मैं बोलता हूँ रियल नंबर को कैटेगराइज करके ही बाकी नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या डिवाइड होते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो क्या हो गए? रेशनल नंबर, इंटेजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड करके क्या बनता है? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? जो संख्या अभी तक अपन ने पढ़ी है वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। डेफिनेशन है बस केवल, आगे बढ़ो। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ जाता है, साइक्लिक नंबर या चक्रीय संख्याएं क्या होती है। देखो, एक याद रखना है आपको ये चीज क्या होती है, इसका कंसेप्ट बताता हूं कि ऐसे नंबर, देखो साइक्लिक नंबर्स आर दोज नंबर ऑफ n डिजिट which when multiply by any other number up to n given digit in a different order they are in the same line as। देखो क्या होता है साइक्लिक नंबर? एक नंबर देखना 1,42,857, ये नंबर है साइक्लिक है। साइक्लिक नंबर क्या बोलता है? सबसे पहले तो ये देखो नंबर कौन सा है और उसमें कितनी डिजिट है, कितना है? 1,4,2,8,5,6, इसमें डिजिट कितनी है? 6 है। इस नंबर को आप 1 से लेकर 6 तक, यही बोलता है साइक्लिक का कंसेप्ट समझना। 1,4,2,8,5,7, डिजिट कितनी है? 6। तो एक 6 डिजिट नंबर है, इसको 1 से लेकर 6 तक अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो भी आए, बट रिपीट किस डिजिट में होएगा? वो इसी डिजिट का ही वापस रिपीट होता है। कैसे? देखो देखो 1,4,2,8,5,7 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 2,8,5,7,1,4। अब देखो 2,8,5,7,1,4, ये इसी ऑर्डर में वापस रिपीट होता है, मतलब इसके डिजिट ही वही रहते हैं। और फिर देखो उसी नंबर को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का आंसर क्या आता? देखो आंसर आया 4,2,8,5,7 और फिर ये 1। ऐसे देखो 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपका? 5,7, और यहाँ से फिर वापस ये ऐसे ही 5,7,1,4,2,8, 5,7,1,4,2,8। ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आ रहा है? 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, फिर स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? ऐसे 7,1,4,8,5, 7,1,4,2,8,5। तो साइक्लिक नंबर की क्या प्रॉपर्टी हो गई? देखो डेफिनेशन में बोला है, साइक्लिक नंबर आर दोज नंबर्स of n digit which when multiply by any other number up to n given same digits। मतलब एक नंबर था, इसकी कितनी डिजिट थी? 6 डिजिट। इस 6 डिजिट नंबर मतलब 1 से लेकर 6 तक किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो आंसर या जो उनका परिणाम बोल दो या उनका रिजल्ट जो बोल दो, वो क्या आएगा? उन्हीं संख्याओं के क्रम में आता है, दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। और आपने बता दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2,8,5,7,1,4, 2,8,5,7,1,4। 3 से देखो तो 4,2,8,5,7,1। ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5,7,1,4,2,8, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7,1,4,2,8,5। एक डिजिट और कौन सी बची है? 6। आप 6 से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। साइक्लिक नंबर की यही प्रॉपर्टी रहेगी, केवल याद करना है। बहुत यूनिक कंसेप्ट था इसलिए बताया था मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ें। Perfect number, if sum of the all the divisor of n number n except is the equal to the number of n itself, then number is called perfect number। perfect number भी अपने आप में यूनिक है। यदि कोई नंबर है उसके जितने भी फैक्टर है, उस फैक्टर में उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर होंगे वो किसके बराबर होंगे? उस नंबर की सम के बराबर। देखो बताता हूं मैं आपको, एक नंबर है
सिक्स। सिक्स के कितने फैक्टर है? सिक्स का एक फैक्टर ये हो गया, और एक टू, एक थ्री, और एक सिक्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसके सिक्स के फैक्टर? चार फैक्टर हो गए, और परफेक्ट नंबर है सिक्स। तो सिक्स का परफेक्ट नंबर होने के लिए एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए भाई, कि जितने भी फैक्टर है उस फैक्टर को छोड़ दो जो नंबर खुद है। तो मतलब कौन सा नंबर खुद हो गया? सिक्स। इसको छोड़ने के बाद जितने भी फैक्टर बचते हैं, फैक्टर कौन से बचे? वन प्लस टू प्लस थ्री, इनका सम किसके बराबर होगा? उस नंबर खुद के। तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया? सिक्स। यही आपका परफेक्ट नंबर है। क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ द ऑल द डिवाइजर ऑफ n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यदि किसी संख्या n, मतलब उसको छोड़ के सभी भाजकों का योग उस संख्या n के बराबर होता है। ये चीज समझ में आई? वापिस 28 में भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दो ये। देखो, आप बताना मुझे क्लास में 28 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या 28 के फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले वन, फिर टू, फिर फोर, फिर सेवन, फिर 14, और फिर 28। तो 28 को क्या करते हैं अपन? एक्सक्लूड। उस नंबर को छोड़ के, मतलब जिस संख्या के फैक्टर चेक कर रहे हैं उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर है उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? उस नंबर के बराबर होना चाहिए। देखो कितना हो गया? वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 14, कितना हो गया? देखो 21, 25, 27 और 28। यही आपका परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर के बारे में पता लग गया। यदि कोई नंबर n है, उसमें जितने भी फैक्टर है उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर है, यही चीज अपन को समझाइए कि उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर उनका योग किसके बराबर होगा? नंबर खुद के। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल है कौन कौन से? 6, 28, 496, 8128। चार नंबर याद रख लो, और बाकी आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इन क्वेश्चंस बनेगा तो इन चार में से ही बनेगा कौन से परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ये चार याद रखो। और प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जितने भी उस नंबर के फैक्टर, उस नंबर को छोड़ के जितने भी उसके फैक्टर है उन सब का योग उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर के जितने भी फैक्टर है उनका यदि मैं व्युत्क्रम करूं या इन्वर्स करूं और उनका योग करूं तो हमेशा किसके बराबर आएगा? टू के बराबर। ठीक है, छोटे नंबर से वापस ट्राई करते हैं। देखो, छः के फैक्टर कौन कौन से थे? वन, टू, थ्री, सिक्स। अब इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा? वन बाई वन। इसका इन्वर्स हो गया वन बाई टू, इसका इन्वर्स हो गया वन बाई थ्री, और इसका इन्वर्स हो गया वन बाई सिक्स। यदि इनमें चारों इन्वर्स का योग करूं तो किसके बराबर होगा? हमेशा वो टू के बराबर होगा। देख लो, एक बटा एक, एक बटा दो, एक बटा तीन, और एक बटा छ। क्या हो गया एलसीएम सबका? छ। तो सिक्स प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना हो जाएगा ये? 12/6। तो ये अपना प्रूव हो गया जो बोला है। क्या बोला है? यदि कोई नंबर परफेक्ट नंबर है तो परफेक्ट नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब के व्युत्क्रम या उनके इन्वर्स का योग क्या होगा? हमेशा टू के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। 28 का चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कुछ पार्ट उसका क्या होगा? होल नंबर होगा, और कुछ पार्ट होगा आपका इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रूट्स में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनको बोलते हैं इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स या जटिल नंबर का क्या होता है? z बराबर a प्लस आई बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट माइनस 5।
तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लो एक फॉर्मेट अपन को पता होना चाहिए भाई कैसा होता है दिखने में, ठीक है। जैसे 4+5i या 3+ अनरूट में माइनस में 5, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर और जटिल नंबर केवल याद रखने के लिए भी फॉर्मेट कैसा होता है और क्या चीज़ आती थी। कोई अनरूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो अपना कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने जो चीज़ पढ़ी है सारा समअप करना है, यहीं से आपका पता लग जाएगा भाई अपने क्लास में आप कितने अटेंटिव थे, ठीक है। इस एक शीट के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा भाई नंबर जितने भी पढ़े उस सब का सम आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वापस नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो, एन से डिनोट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं ये, प्लस इन्फिनेट, ठीक है। नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद में एक और चीज़ रियलाइज हुई कि भाई इसमें अपन ने क्या चीज़ छोड़ दिया, ज़ीरो। यदि मैं इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लूँ तो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से लेके 1 2 और ये कहाँ तक, प्लस इन्फिनेट। पहले नेचुरल नंबर पढ़े तो नेचुरल नंबर में एक लिमिटेशन था कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं था, तो फिर उसमें जीरो इंक्लूड किया तो वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। होल नंबर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एक चीज़ और पता लगी कि भाई अपन ने नेगेटिव नंबर इंक्लूड ही नहीं किए। तो होल नंबर देखो जीरो अलग कर दिया और पॉजिटिव अलग कर दिया, और इसमें क्या इंक्लूड कर लिए, नेगेटिव नंबर। कौन से, -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इन्फिनेट तक। जब नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा इंटेजर। इंटेजर की वैल्यू कहाँ से होती है, माइनस इन्फिनेट से लेके प्लस इन्फिनेट, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं जीरो कर दो, ये चीज़ पता लगी आपको। फिर एक चीज़ और आई कि भाई इंटेजर नंबर भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे, कुछ ऐसे नंबर थे जो इन नंबर के बीच में भी आपस में रह रहे थे, एज ए फ्रैक्शन या भिन्न नंबर रह रहे थे, तो उनको अपन ने कहाँ स्टडी की, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे नंबर जिसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। तो रेशनल नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर ऐसे नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, और ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो, मतलब p/q की फॉर्म में हो, या फिर बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, अंश और हर हो, ठीक है। ये दोनों मिला के रेशनल नंबर हो गए। फिर क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, अनरूट के अंदर जितने भी वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, वो क्या हो गया, इर्रेशनल। इन सब को मिलाकर इरेशनल प्लस रेशनल मिला के क्या हो गया आपका, रियल नंबर्स। और रियल नंबर के बाद आता है अपना कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर जितने भी हैं उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या उसको आई से डिनोट करते हैं। और ये सब मिलके आपकी पूरी क्या बनती है, नंबर ट्री, या बोलते हैं नंबर्स। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नंबर वाला पूरा जितना भी कहानी थी एक सीट में पूरी कवर हो गई। बट कंसेप्ट अपन ने डिटेल में पढ़े, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एसएससी क्या पूछता है, वो सारे अपन ने टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अपन आगे बढ़ते हैं और नंबर्स चैप्टर का आखिरी टॉपिक करते हैं, डेसिमल या दशमलव क्या होते हैं। ये जो अपन ने रेशनल नंबर पढ़े थे उसी को एक अलग से लिखने का अरेंजमेंट होता है। रेशनल नंबर क्या थे, p/q, ऐसे नंबर जिसको अपन p/q की फॉर्म में लिख रहे थे। अब बोलता हूं मैं इसको पूरा सोल्व करके लिखता हूं, जैसे एक नंबर है 3/4, तो 3/4 क्या है आपका रेशनल नंबर, और इसको पूरा सोल्व करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.75। देखो अपन अब आगे बढ़ते हैं और नंबर्स चैप्टर का लास्ट पार्ट करते हैं, या लास्ट टॉपिक करते हैं नंबर्स चैप्टर का, डेसिमल या दशमलव क्या होते हैं। ये एक रेशनल नंबर को लिखने का अलग से अरेंजमेंट है, और उसमें क्या पार्ट होते हैं देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक नंबर है 7.5 या 7.5, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पॉइंट के जो या दशमलव जो बिंदु है उसके लेफ्ट हैंड पार्ट वाले को बोलते हैं होल पार्ट या पूर्ण भाग, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है।
और दोनों को जो सेपरेट करता है उस बिंदु को बोलते हैं दशमलव या डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7+1/2। ठीक है, ये जो बिंदु के बाद वाला भाग है 0.5 है, मैं 0.5 को अलग से 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 7+1/2 कर दो या 7.5 करो, एक ही बात है। ऐसा क्यों, देखो क्वेश्चन जब मल्टीप्लिकेशन के होते हैं आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे टॉपिक बहुत सारे, तो कैलकुलेशंस बहुत हार्ड होती जाएगी। तो आप एक एग्जांपल से समझना कि मैं बोलता हूँ 7.5 या 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करोगे, पहले भाई ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करोगे, फिर कैरी फॉरवर्ड आएगा उसको मल्टीप्लाई। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को 7.5 इंटू 6 कर दो, और या फिर 7+1/2 इंटू 6 कर दो। आंसर दोनों का एक ही आएगा। देखो 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, और 1/2 इंटू 6 कितना हो गया 3। तो आंसर आपका क्या आएगा 45। इसको सॉल्व भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6 3, 30 का 0 फिर 3, और 42 प्लस 3 हो जाएगा 44, 45.0। दोनों में आंसर सेम आता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक है, आगे बहुत हेल्पफुल होती है। अब समझते हैं एग्जैक्ट ये डेसिमल होता क्या। डेसिमल सबसे पहले देखो, डेसिमल नंबर या डेसिमल दशमलव संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक पूर्ण भाग और एक फ्रैक्शन या भिन्न भाग। दशमलव के राइट हैंड साइड वाले को फ्रैक्शन पार्ट बोल देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाला होल नंबर होता है। ठीक है, उसको बाइफरकेट में बोलता हूँ, उसको एक्सपेंड करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7+1/2। ठीक है, और डेसिमल नंबर होते क्या है, एक रेशनल नंबर को अलग से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे करते हैं, देखो द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट ऑफ ए रेशनल नंबर इन आइदर फाइनाइट और इनफिनाइट रिकरिंग नंबर्स। ये क्या होते हैं फाइनाइट और इनफिनाइट, देखो एक एग्जांपल से समझना। 3/4 है, 3/4 को मैं पूरा सोल्व करके लिखता हूँ तो आता है 0.75। ठीक है, अब ये 75 क्या हो गया, यहाँ पर एंड हो गया। एंड हो गया तो इसको बोलते हैं फाइनाइट, जिसका अंत संभव हो कि भाई एक पर्टिकुलर एंड बोल सकता हूँ, ये नंबर इससे आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 11/3, और इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3.6666। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका जो पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स है वो फाइनाइट नहीं है, मतलब उसका एंड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ये चीज़ समझ में आई। डेसिमल या दशमलव संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका एंड संभव हो उसको बोलते हैं आप परिमित, और जिसको एंड संभव नहीं, दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिक्वेयर हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अनंत आवर्ती, मतलब अनंत तक अपने आप को आवर्त कर रही है या फिर रिपीट कर रही है। ये चीज़ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेसिमल नंबर को एक वल्गर फ्रैक्शन या एक सामान्य भिन्न में बदलते कैसे। कोई भी अपन को डेसिमल नंबर दे दिया, जैसे अभी एग्जाम्पल कर रहे थे 7.5। अब 7.5 एक डेसिमल नंबर है, और इसको आप भिन्न में, रेगुलर भिन्न में कैसे बदलोगे, तो क्या करते हैं अपन, जो भी नंबर दे रखा है उसको एक लाइन खींच देते हैं, और जितना भी उसके बाद देखो क्या है, एक लिख देंगे। सबसे पहले यही काम करना है, किसी भी अपन को डेसिमल नंबर दे रखा है और उसको फ्रैक्शन में बदलना है, एक सामान्य भिन्न में बदलना है, तो क्या करते हैं कि डेसिमल संख्या के नीचे एक लाइन खींच देते हैं, मतलब बटा की जो लाइन सेपरेट करने वाली, और नीचे एक लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक लिखने के बाद दशमलव के बाद, मतलब दशमलव यहाँ पॉइंट था, इसके बाद कितने नंबर है तो 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या बोला है, कोई भी अपन को एक डेसिमल नंबर दे रखा है, दशमलव संख्या दे रखी है, उसको बोला है कि एक भिन्न में बदलो, तो बहुत सिंपल है। जो नंबर दे रखा है उसके बीच में क्या करेंगे, अपन एक लाइन खींच देंगे बटा वाली या फ्रैक्शन वाली, और नीचे एक लिख देंगे। और एक के बाद क्या है उसमें करते हैं अपन कि डेसिमल के बाद कितने नंबर से, सॉरी हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर से, उतने ही अपन 0 ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 75 किससे कटेगा, 15 और ये 2, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 15/2। ऐसे ही देखो एक नंबर दे रखा है 0.25, क्या करेंगे, बटा की लाइन डाल देंगे इसमें और नीचे एक लिख देते हैं। और दशमलव संख्या के, दशमलव बिंदु के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो 0 कितने लगा दिए 2। 25 से कटेगा ये, क्या हो गया 1/4। ऐसे अगला नंबर देखो 2.008,
सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक लाइन कौन सी, बटा वाली या भिन्न वाली, फ्रैक्शन वाली, फिर एक लिख देते हैं। दशमलव बिंदु के बाद कितने जीरो है वो हटा देंगे, तो एक दो तीन, तीन जीरो ऐड कर दिया। नया नंबर या नया फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, 2008 बटा 1000। ये 8 से कट रहा है तो इसको मैं काट दूंगा, 251 और ये 125। ये चीज़ समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़े कि आपको एक डेसिमल नंबर दे रखा है और उसको कन्वर्ट आप इजीली कर पाओगे। देखो एक चीज़ और बोली गई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं है, कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, डेसिमल बिंदु के एक्सट्रीम राइट में, मतलब जो नंबर दे रखा है उसके एक्सट्रीम राइट में आप कितने भी जीरो जोड़ दो, उससे आपके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपके डेसिमल नंबर में डिजिट अलग अलग हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना होगा, तो ये ट्रिक और ये कंसेप्ट, ट्रिक तो क्या, ये कंसेप्ट आपका बहुत यूज होता है। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, क्वेश्चंस करेंगे तो। देखो क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 0.8, ठीक है, 0.8 0, 0.8 0 0 0, 0.8 0 0 0 0। क्या बोलता है ये कंसेप्ट भाई, के दशमलव के बाद जो नंबर है वहां तक तो पहुंच गए, और उसके एक्सट्रीम राइट में कितने भी जीरो ऐड कर दो, उससे नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे नंबर एक ही है कि 8 के बाद इसमें मैंने एक जीरो ऐड कर दिया, यहाँ पर कितने, 3 ऐड कर दिए, यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। मैं 8 के बाद यदि 10 जीरो भी ऐड कर दूंगा तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको क्या रीड करूंगा, 0.8 ही रहेगा। ये चीज़ ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, आगे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे इस पे। देखो और एक चीज़ और कंसेप्ट है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके सेम नंबर है, दशमलव के बाद सेम अंक है, तो आप दशमलव को ऐसे एज इट इज़ नंबर लिख सकते हैं, दशमलव हटा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक फ्रैक्शन देखो, 1.84 और 2.99। क्या बोला है इस कंसेप्ट में, यदि आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखा है और उसमें भिन्न संख्या दे, डेसिमल नंबर दे रखे हैं, दशमलव संख्या दे रखी है, तो यदि उसमें दशमलव के बाद समान अंक है तो आप दशमलव को ऐसे ही हटा सकते हो। क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 184/299। एग्जैक्ट होता कैसे वो भी देख लो। ये क्या करते हैं अपन, 1.84 बटे में क्या है, ये लिख दो ऐसे 2.99, और बटे में एक चीज़ सीखी थी, दशमलव से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं अपन, कोई भी नंबर दशमलव संख्या दे रखी है उसके बीच में एक लाइन लिखते हैं, कौन सी, फ्रैक्शन वाली, फिर एक लिख देते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी वही सेम चीज़, दशमलव हटाया, जीरो ऐड कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 184/100 इंटू 299/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो बचता क्या है लास्ट में, 184/299। ऐसे ही सेम चीज़ देखो, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तो ये कट जाएगा, और कॉमन से जो कैंसिल होने के बाद क्या फ्रैक्शन बचता है, 5/8। ठीक है, ये कंसेप्ट किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है और उसको सोल्व करना है या इवेलुएट करना है, सेम वही कंसेप्ट लगा देते हैं। देखो क्या दे रखा है, 2.5 0.0005। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर भिन्न में आता है तो उसको ऊपर ऊपर लिख देंगे। तो एक के बाद कितने जीरो लगाएंगे इसमें, 1 2 3 4, 3 4। अब ये 2.5 का फ्रैक्शन, ये भिन्न का बिंदु हटाएंगे अपन दशमलव का, और इसमें क्या करेंगे, एक के बाद कितने जीरो लगा देंगे, एक। ठीक है, जीरो से जीरो। अब ये देखो 5 से पहले जीरो है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, और नंबर क्या बचा, 5। 25 में 5 का भाग कितनी बार, 5 बार, तो आंसर क्या आ गया आपका, 5000। सी आंसर।
बताओ इस चीज़ में किसी को दिक्कत नहीं। सेम कंसेप्ट वही है कि भाई एक दशमलव संख्या से जीरो हटाने हैं तो क्या करते हैं अपन, दशमलव के बाद नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो एक के बाद 4 जीरो लगा दिए। यहाँ पर कितना था, दशमलव के बाद एक संख्या थी तो एक के बाद एक जीरो लगा दिया, सोल्व किया, आंसर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या दे रखा है आपको, 7.007, 70.7, 7.007, इन सबको ऐड करना है। तो एक चीज़ अपन ने कंसेप्ट सीखा था, क्या चीज़ सीखा था कि भाई दशमलव के एक्सट्रीम राइट में आप कितने भी जीरो लगा दो। अब देखो क्यों लगाएंगे अपन जीरो, कि इसमें जीरो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, यहाँ एक है, यहाँ 3। तो मैं बोलता हूँ यदि तीनों अंक सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री में हो जाएगा, थोड़ा आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने कंसेप्ट सीखा था कि भाई दशमलव संख्या के एक्सट्रीम राइट में आप कितने भी जीरो ऐड कर दो, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 और 7 कितने हो गए, 14, और ये 7, ये जो ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 84.714, आपका आंसर, आंसर बी। बताओ क्या था, बस वही कंसेप्ट है, यदि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सोल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक नंबर दे रखा है और आपको वैल्यू पूछा है भाई कौन सी वैल्यू होगी। इसमें सिंपल कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना आपको, एक चीज याद रखना है कि भाई दशमलव के पोजीशन कितनी आएगी, ये चीज आपको याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे कितना है, एक, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा उसमें दशमलव की पोजीशन कितनी होनी चाहिए, 4, 5 और एक 6, मतलब 6 दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने हैं, 4 2 6 2 8, तो अपन को कितने चाहिए, 4 1 और 1, तो टोटल 6 अंक चाहिए दशमलव के बाद में। तो यहाँ तो इसमें 4 अंक हो गए, ये आपस में गुणा हो रहे हैं ना, ठीक है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं सब। अब इसमें देखो कितने हो गए, 4 3 7 और एक 8, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। इसमें देखो 2 3 और 4, ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखो 3 और ये 3, तो आंसर क्या हो गया, ए। एक चीज़ बताओ, इसमें कुछ आपको कैलकुलेट करना था क्या, नहीं, केवल और केवल ये चीज़ पता करना है कि मेरा दशमलव कितने स्थान बाद आएगा, यार मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, वो चीज़ देख लोगे तो भी आंसर अपन टिक कर देंगे। भाई ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, दशमलव के बाद 6 अंक थे, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 6 अंक ही होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जिसमें केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही हो। देखते हैं आगे क्या होता है। एफ डेसिमल रिकरिंग नंबर 0x और 0xy आर गिवन, देन वी कैन से द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। 0.x को कैसे लिखते हैं, x/9, और xy को कैसे लिखते हैं, 0.xy को xy/99। ठीक है, ये देखो क्या चीज़ है, एक बार कंसेप्ट समझना, फिर बताता हूँ ये कंसेप्ट बनता कैसे। आपको ये चीज़ तो रटवा देंगे क्लास में कि भाई ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो 0.12, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दिया, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू है कि ये 7 जो दशमलव के बाद अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कैसा नंबर है ये, एक्चुअली इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 0.77777, ये कहाँ तक है, अनंत तक रिपीट हो रहा है, एक नंबर है। तो इस नंबर का जब भी अपन को फ्रैक्शन इस तरह के नंबर आ गए, रिपीट हो रहे, रिक्यूर हो रहे, मतलब एक ही डिजिट है या कोई भी सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही, इसमें कुछ मिक्स नहीं होता। आगे दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये 0.7 है, तो मतलब 7 के बाद 0 के बाद 7 बहुत बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक पता नहीं, इन्फिनिट तक रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलते हो, एक सिंपल सा जो आपको रटाया जाता है कंसेप्ट क्या है, कि नंबर लिखो
0.7 था, तो इसको ऐसे लिख दो, कितना डिजिट रिपीट हो रही है वो ऊपर लिख दो, और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतना 9 नीचे ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन 7/9 हो जाता है। ऐसा होता क्यों है ये कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, क्लास में ये भी बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आप समझोगे ना तो एग्जाम में कभी भी आपको कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं मिलेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देंगे तो फिर सोल्व करना बहुत आसान नहीं रहता, बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, देखना एक बार, इस नंबर को मैं x बोल देता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, 0.777। ऐसा नंबर बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को मैं यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 10x बराबर 7.777 और ये 7। ठीक है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखना, इक्वेशन 2 में से मैं 1 माइनस कर सकता हूँ क्या? इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस एक्स 7.7 माइनस 0.777 और ये 7। ठीक है, 10x में से x गया तो क्या बचा, 9x, और ये देखो इसमें क्या बचेगा आपका 7। x बराबर 7/9। यह चीज़ समझ आई आपको? यहीं से ये चीज़ निकल के आती है। यदि कोई ऐसा नंबर है प्योर रिकरिंग डेसिमल है, जो मतलब एक ही डिजिट है, सेम डिजिट, चाहे वो सिंगल डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट, पैटर्न ऐसा है कि वही बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं कि उस पॉइंट को हटा के अपन सीधा 9 लिखते हैं। बट 9 आता कैसे ये चीज़ कोई नहीं बताता, तो ये कंसेप्ट यहाँ लगता है। क्या करते हैं, तो उसी कंसेप्ट से x बराबर 7/9 आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बोल रखी है, यदि कोई ऐसा नंबर हो तो 0.xy है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन बना के, xy/99। ठीक है, ये कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं अपन। यहाँ कर लें सोल्व। इसमें क्या करते हैं, 2 डिजिट है और दोनों अलग अलग है, तो उसको क्या करते हैं, 2 डिजिट हटाने के लिए, जैसे कोई नंबर है 0.23 बार, तो यहाँ क्या हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 23/99। ठीक है, ये होता कैसे वो भी अपन प्रूव कर देते हैं। देखो, x बराबर 0.23 23 और 23। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 डिजिट नंबर है तो वहाँ अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको अपन बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर 1 को, तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 23 ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर क्या हो जाएगा आपका, 100x माइनस बराबर x 23.23 माइनस 0.232323। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 99x ऊपर बचेगा 23, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 23/99। ये चीज़ याद रहेगी। यदि नंबर में एक ही डिजिट है, वही बार बार रिपीट हो रहा, तो क्या करते हैं, उस डिजिट का फ्रैक्शन बनाने के लिए अपन नीचे क्या ऐड करते हैं, सिंगल 9, और यदि 2 डिजिट है तो उसमें कितने ऐड करेंगे, जितनी डिजिट है उतने 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि वो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स है तो। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, अब डेसिमल रिकरिंग नंबर फॉर्म किस में होता है, 0.1 मतलब एक डिजिट रिपीट होगी, और 0.xy यहाँ पर 2 डिजिट आपस में रिपीट होगी। ठीक, इस फॉर्म में नंबर होगा, तो जितने डिजिट रिपीट हो रही है उतने ही अपन बटा में क्या कर देते हैं, उस नंबर के 9 ऐड कर देते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, और ये होती कैसे ट्रिक, बनती कैसे, कंसेप्ट ये लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। उसमें क्या होता है भाई, 0 के बाद जो नंबर होता है वही रिपीट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मिक्स होगा, कुछ पार्ट छूट जाएगा, उसके बाद आगे रिपीट होना स्टार्ट करता है। देखो, एक नंबर है
एक्स वाई, उसमें अपन पहले पढ़ा था तो क्या नंबर रिपीट होता था, 0 XY। उसमें एक्स वाई पूरा रिपीट हो रहा था, उसको क्या बोलते थे अपन, प्योर। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0.XY। अब इसमें वाई रिपीट हो रहा है, एक्स नहीं रिपीट हो रहा। जैसे कोई नंबर है 0.23, 3 पे बार लगा होगा, तो इसमें क्या है, 3 रिपीट हो रहा, 2 नहीं होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 0.233333 रिपीट क्या हो रहा है, 3। एक डिजिट रिपीट हो रही है, बट उससे पहले क्या एक दूसरा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। ये दो नंबर या दो डिजिट मिक्स होके बन रहा है आपका कंसेप्ट, इसलिए बोलते हैं इसको मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल। ये डेसिमल में कैसा है, एक डिजिट सेम रह रही है और उसके बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं दिखा देते हैं अपन इसको भी। देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या रहता है, यदि कोई नंबर दे रखा है एक्स वाई, 0.XY दे रखा है, तो उसको सोल्व क्या करते हैं, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक्स वाई माइनस एक्स, मतलब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही एक पूरा लिख के उसमें से अपन माइनस कर देंगे। और फिर नीचे क्या करते हैं कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने तो अपन 9 ऐड करते हैं, और डिजिट से पहले जो रिपीट नॉन रिपीटिंग डिजिट है उतने 0 ऐड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं बोलता हूँ यही एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो 0.23, तो इसको सोल्व करने का तरीका हो जाएगा, नंबर वही माइनस क्या करेंगे अपन, 2 बटा के जितने डिजिट रिपीट हो रही है उतने 9 ऐड कर देंगे, और नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है उतने 0 ऐड कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/90, या फिर हो जाएगा आपका ये 7/30। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आता कैसे वो भी एक बार इसको भी डिराइव कर लेते हैं। देखो, मिटा दूँ ये, चलो यहाँ से कर लेते हैं। 0.233, देखो अब क्या हो जाएगा, इसको अपन मैं बोलता हूँ ये x बराबर क्या हो गया, 0.23233 ऐसे हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10x 2.333, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2.33 माइनस 0.233। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ लिख रहा हूँ 9x बाई 2.1, x बराबर कितना हो गया 2.1/9, पॉइंट हटेगा 0 ऐड हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ आ गई 21/90, यहाँ पर भी अपन ने क्या निकाला था 21/90, चीज़ सेम है। सोल्व किया, 3 का भाग तो ऊपर 7 और नीचे 30, दोनों आंसर में, दोनों कंसेप्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो आपको कंसेप्ट पता है तो ट्रिक याद रखो, यदि कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो कंसेप्ट आपको हर चीज़ का पता नहीं, ये चीज़ आती कैसी है, रटना अपना मकसद है ही नहीं। और मैंने डे 1 पे ही बोला था भाई मेरी क्लास में रटना मना है। मैं कंसेप्ट आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको ट्रिक हमेशा याद रहेगी, कि आप वो चीज़ कंसेप्ट ही नहीं भूलोगे। क्या करते हैं, यदि मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल्स है तो ऐसे है भाई, कुछ डिजिट रिपीट हो रही है कुछ नहीं, तो दोनों का मिक्स कोई डेसिमल आ रहा है या दशमलव आ रही है, तो अपन क्या करते हैं, जितने भी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 9 नीचे ऐड करते हैं, और नॉन रिपीटिंग डिजिट के बराबर अपन 0 ऐड करते हैं उसके आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला नंबर है कन्वर्ट रिक्यूरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। एक नंबर दे रखा है, नंबर कौन सा है पहले तो ये बताओ, प्योर है या मिक्स? मिक्स। तो क्या करते हैं अपन मिक्स में, नंबर एज इट इज लिख दो 1200,
56 माइनस क्या करेंगे 12, ठीक है। फिर नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं 2, और रिपीटिंग नंबर कितने हैं, सॉरी नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है 1, और रिपीटिंग डिजिट कितनी है 2। तो रिपीटिंग डिजिट के बराबर अपन क्या ऐड करते हैं 9, और नॉन रिपीटिंग डिजिट के बराबर 0 ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1244/990। किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से होता हुआ दिख रहा है 622, और ये कितना हो जाएगा 495। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बताओ। सिंपल मेथड है, इसको आप दूसरे कंसेप्ट से भी सोल्व कर सकते हो तो भी आंसर की वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है, कंसेप्ट दे रखा है कि भाई एक रिपीटिंग डिजिट दे रखी, रिपीटिंग दशमलव दे रखा है, उसको अपन फ्रैक्शन बदलना है। क्या दे रखा है, मिक्स रिपीट रिक्यूरिंग डेसिमल से। सेम चीज़ क्या करते हैं अपन, वही चीज़ सबसे ऊपर नंबर जो होता है वो नंबर लिख देते हैं 412, उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे नॉन रिपीटिंग डिजिट। नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है इसमें 41, ठीक है। और नीचे बटा में क्या लिखेंगे कि देखो नॉन रिपीटिंग डिजिट और रिपीटिंग डिजिट कौन सी, रिपीटिंग डिजिट कितने हैं सिंगल डिजिट का, और नॉन रिपीटिंग डिजिट भी कितनी है सिंगल, दोनों में एक एक डिजिट है। तो जितने डिजिट रिपीट हो रही है, जो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है वो कितनी है एक, तो कितना ऐड कर देंगे 9, एक डिजिट। और रिपीटिंग डिजिट से पहले कितने ऐसे नंबर है डेसिमल से पहले एक, तो उतना ही 0 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 371/90। आंसर क्या, अच्छा नहीं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि 4.1 बार को क्या किस में कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो ये देखो कौन सा ये रिकरिंग कंसेप्ट है, प्योर है या मिक्स्ड। देख के ही पता लग रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक डिजिट और ही सिर्फ रिपीट हो रही है, एक नहीं हो रही थी। ये कौन सा है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट वही लेते हैं अपन कि जो भी नंबर दे रखा है दशमलव हटा के लिख दो। कैसे लिखते हैं 412, और रिपीटिंग डिजिट ये ऐसे ही तो रिपीट हो रहा है, तो इससे पहले जितने भी अंक है उसको माइनस कर दो, ठीक है। बटा में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, जितनी डिजिट रिपीट होती है तो अपन उतने भिन्न में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में या हर में क्या लिखते हैं 9। और रिपीटिंग डिजिट से पहले कितने डिजिट है दशमलव से पहले 1। सोल्व करते हैं तो क्या आ गया 371/90। अब देखो कौन सा आंसर होगा, 371/90 नहीं है, 900 दे रखा है तो ये अपन टिक कर सकते हैं नहीं, कि आंसर की वैल्यू तो क्या है 371/90 ही है, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 90 ये भी नहीं होगा, नीचे 99 नहीं है ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या दे रखा है फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको रेगुलर फ्रैक्शन में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 × 4 कितना हो गया, 90 × 4 360 + 11 371/90। तो अपना आंसर ये है। तो कई बार क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि अपना एग्जैक्ट आंसर भी आए मैच हो, तो अपन को ऑप्शन भी देखने हैं कि ऑप्शंस की वैल्यू क्या है। आंसर की वैल्यू दोनों की सेम है, चाहे ये बोल दो 4/11/90,
4/11/90 बोल दो तो भी चीज़ एक ही है, या 371/90 बोल दो तो भी चीज़ एक ही है। ठीक है, इसी के साथ अपना नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में ऐसा कोई कंसेप्ट छूटा है जिसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन ने कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर लिए। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अब मेरा पढ़ाने का मेथड ऐसा ही रहेगा कि पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इस कंसेप्ट या नंबर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इसलिए अपन एसएससी वाला जो प्रीवियस क्वेश्चंस का पार्ट है वो कंप्लीट नहीं कर रहे। आगे की क्लासेस में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैंने डे 1 पे बोल दिया था कि नंबर्स है तो अपन को केवल इसमें डेफिनेशन और कंसेप्ट वाला पार्ट रहेगा, वो 1 बाय 1 अपन ने देख लिया। और नेक्स्ट क्लास अपनी जो होएगी तो अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और उसमें सारी चीज़ देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।